श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है नवनवांश वर्ग चक्र का निर्धारण कैसे किया जाता है, जिसको D81 के रूप में जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि नवांश चक्र जन्म पत्रिका का सबसे प्रमुख वर्ग चक्र होता है, क्योंकि यह नवम भाव का अंश होता है, धर्म का अंश होता है, भाग्य का अंश होता है। जन्म पत्रिका को यदि शरीर माना जाता है तो नवांश चक्र को उसकी आत्मा माना जाता है। जन्म पत्रिका में ग्रह कमजोर हो, नीच राशि में हो, लेकिन नवांश चक्र में वह उच्च राशि में हो या अपनी स्वराशि में हो तो उसे उत्तम बल प्रदान होता है और उसे शुभ माना जाता है। इसी चक्र में आगे हमारी वर्तमान ज्योतिषकारों ने शोध करके नवनवांश का निर्धारण किया, जो नवांश का भी नवांश चक्र का निर्धारण होता है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर किसी ग्रह की स्थिति को देखना और उससे फलादेश करना, जो सामान्यतः नवांश चक्र से भी और जन्म पत्रिका चक्र से भी ज्ञात नहीं हो पाता है। तो क्योंकि इसका निर्धारण विशेषकर जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनमें सामान्य रूप से नहीं मिलता है, जगन्नाथ होरा में यह मिल जाता है, तो ये तीन वर्ग बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो षोडश वर्ग से बाद बताए गए हैं। क्योंकि D60 तक षोडश वर्ग होते हैं, उसके बाद D81, D108 और D144 ये तीन वर्ग सूक्ष्म स्तर के होते हैं, सूक्ष्म फल निर्धारण करने में सक्षम होते हैं। तो आज की कक्षा में इसी पर विचार किया जाएगा कि कैसे इसका निर्माण किया जाए बड़ी आसानी से, सरलता से। तो उसी पर विचार करेंगे और फिर आगे किसी कक्षा में इसका सिद्धांत हम फलादेश में कैसे उपयोग करेंगे उस पर विचार करेंगे। आप सभी भली भांति जानते हैं कि मेष, सिंह और धनु का एक त्रिकोण होता है, कर्क, वृश्चिक और मीन का एक त्रिकोण होता है, तुला, कुंभ और मिथुन का एक त्रिकोण होता है, मकर, वृष और कन्या का एक त्रिकोण होता है। और प्रत्येक त्रिकोण में जो तीनों राशियां आती हैं उनमें जब नवांश का निर्धारण करते हैं तो पहला नवांश उस त्रिकोण वर्ग में पड़ने वाली चर राशि से प्रारंभ होता है और द्विस्वभाव राशि पर समाप्त होता है। जैसे मेष, सिंह और धनु, इन तीनों के जो नवांश प्रारंभ होते हैं वो मेष राशि से प्रारंभ होते हैं और धनु राशि द्विस्वभाव राशि है, उस पर समाप्त होती है। तो जो नवनवांश होता है उसका निर्धारण भी इसी तरह से किया जाता है, क्योंकि नवांश वर्ग का निर्धारण जन्म कुंडली या D1 के आधार पर किया जाता है। तो D9 यानी नवांश चक्र को D1 मानकर फिर हम नवनवांश का निर्धारण नवांश के सूत्रों के आधार पर ही करते हैं, जिसको D81 कहा जाता है। इसके नियम को समझकर बाद में एक उदाहरण के साथ आपको सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि नवांश वर्ग में एक नवांश 3 अंश 20 कला का होता है, जो राशि के 30 अंशों का 9वां हिस्सा होता है। तो 30 अंशों को 9 भागों में बांटना कुछ सरल होता है, लेकिन 3 अंश और 20 कला को 9 भागों में बांटना देखने में कुछ जटिल प्रक्रिया लगती है कि इनके 9 भाग कैसे किए जाएंगे। तो नवांश वर्ग के जो 3 अंश 20 कला होते हैं उनके भी 9 भाग करके नवनवांश वर्ग या D81 का निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए हमें देखना होता है कि नवांश वर्ग में वह ग्रह या लग्न कौन से नवांश में है, अर्थात पहले नवांश में है, दूसरे नवांश में है, चौथे नवांश में है या अंतिम नवांश में है। क्योंकि पहला नवांश 3 अंश 20 कला तक, दूसरा नवांश 6 अंश 40 कला तक, तीसरा नवांश 10 अंश तक। तो इस तरह से हम यह जान लें कि वह 5वें नवांश में है, तीसरे नवांश में है, 9वें नवांश में है, अर्थात किस नवांश में है।
इसके बाद गत नवांश जहां पर समाप्त होता है 3-20 पर, 6-40 पर, 10 अंश पर, 13-20 पर, 16-40 पर, 20 पर, 23-20 या 26-40 पर, उससे आगे उस ग्रह ने या लग्न ने कितने अंश कला आदि का भोग कर लिया है उन्हें ज्ञात कर लिया जाए और उन्हें ज्ञात करके उनको विकला में परिवर्तित कर लिया जाए। विकला में परिवर्तन करने के बाद उसमें 400 से भाग देकर हमें यह मालूम हो जाएगा कि वह कौन से नवनवांश में है। तो नवांश के आधार पर ही हम उस राशि से उसके नवांश की गणना करके हम उसके नवनवांश का निर्धारण बड़ी सरलता से कर पाएंगे। इसको आगे एक उदाहरण के साथ आप समझेंगे तो आपको सरलता से समझ में आ जाएगा कि एक सामान्य गणना जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कलम या कागज की आवश्यकता नहीं होगी, थोड़े अभ्यास के बाद आप अपनी उंगलियों पर सामान्य गणना के आधार पर उस ग्रह के या लग्न के नवनवांश का निर्धारण कर पाने में समर्थ हो जाएंगे। मान लेते हैं कोई ग्रह मेष राशि के 14 अंश 30 कला और 30 विकला पर स्थित है। तो हम जानते हैं कि 10 अंश तक 3 नवांश होते हैं, 13 अंश 20 तक 4 नवांश होते हैं और 16 अंश 40 कला तक 5वां नवांश होता है। तो वर्तमान में यह ग्रह 5वें नवांश में है और मेष राशि क्योंकि चर राशि है तो उसी की राशि से उसका गणना करेंगे तो 5वां नवांश सिंह राशि का होता है। सिंह राशि के नवांश में वह ग्रह विराजमान है। अब हम सिंह राशि में ही उस ग्रह को देखेंगे कि पंचम नवांश में उसने कितने अंश कला आदि भोग लिए हैं, क्योंकि चौथा नवांश 13 अंश 20 कला पर समाप्त होता है। तो 13 अंश 20 कला को 14 अंश 30 कला 30 विकला से हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या होती है 1 अंश 10 कला और 30 विकला। अब हम इन कला विकलाओं के जो उस ग्रह ने अपने नवांश में भोग किया है 1 अंश 10 कला और 30 विकला, इनको विकला में बदल लेंगे। 1 अंश में 60 की गुणा करके हम 60 कला बना लेंगे, उसमें 10 कलाओं को जोड़ेंगे तो 70 कला हो गई। 70 कला को पुनः 60 की गुणा करके विकला में बदलेंगे तो 4200 विकला हमें प्राप्त होंगी। उसमें 30 विकलाओं को और जोड़ देंगे तो 4230 विकला वह ग्रह 5वें नवांश में भोग चुका है। अब इसी 4230 विकला को 400 से भाग देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, यानी कि उसमें वह 10 अंश का भोग प्राप्त कर चुका है और 230 शेष बचते हैं। इसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि 10 अंश तक 3 नवांश होते हैं और ग्रह 3 नवांश भोग कर चौथे नवांश में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि सिंह का नवांश था, सिंह राशि है, तो उसका जो त्रिकोण में चर राशि होती है वह मेष राशि होती है। क्योंकि सिंह धनु और मेष के नवांश की गणना हम मेष से ही प्रारंभ करते हैं और क्योंकि यह ग्रह चौथे नवांश में आता है जो नवांश का नवनवांश बनता है, तो हम मेष से गणना करेंगे तो कर्क के नवनवांश में इस ग्रह की स्थापना होगी। तो हम कह सकते हैं कि यह ग्रह मेष राशि में है, सिंह नवांश में है और कर्क के नवनवांश में है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर हम लग्न के नवनवांश और सभी 9 ग्रहों के नवनवांश का ज्ञान करके D81 चार्ट का या नवनवांश वर्ग कुंडली का निर्माण कर सकते हैं, जो हमें फलादेश करने में बहुत सूक्ष्म तत्वों के साथ सटीकता का प्रभाव प्रदान करता है। क्योंकि कभी कभी देखने में यह आता है कि जिस भाव से ग्रह का कुछ संबंध नवांश के आधार पर, दृष्टि के आधार पर, स्थिति के आधार पर, आधिपत्य के आधार पर नहीं बन रहा है, उस भाव को भी
ग्रह अपनी दशा में प्रभावित करता है, उसका फल प्रदान करता है, तो इस चक्र के आधार पर, नवनवांश चक्र के आधार पर हम उन सूक्ष्म फलों का भी विचार कर सकते हैं जो ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में प्रदान करता है। आगे किसी कक्षा में इसके आधार पर कैसे फलादेश किया जाता है उस पर विचार करेंगे उदाहरण के साथ। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नई विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।